तो हाय गाइस व्हाट्सअप। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग फोर्सेस की। और स्प्रिंग के बारे में जितनी भी बातें आपको जाननी की है सारी की सारी बातें अपन इस वीडियो में करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं अपन स्प्रिंग की, स्प्रिंग फोर्सेस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्प्रिंग है क्या। तो स्प्रिंग आपने देखा होगा कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये होती है स्प्रिंग। ठीक है, काफी सारे उसमें लूप्स होते हैं, ये होती है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्प्रिंग की एक बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि स्प्रिंग चाहती है कि अपनी नेचुरल लेंथ, जो उसकी इनिशियल लेंथ है, जो नेचर ने उसको लेंथ एल नॉट गिवन है, लेट्स से कि एक स्प्रिंग है उसकी लेंथ एल नॉट है, तो जो उसकी इनिशियल लेंथ है वो उसमें रहे। ना तो स्प्रिंग चाहती है कि आप उसको खींचो और ना ही स्प्रिंग चाहती है कि आप उसको दबाओ। आपने देखा होगा कि स्प्रिंग को जब आप खींचोगे तो आपको हाथों में एक स्ट्रेन महसूस होता है, आपको दम लगाना पड़ता है उसको खींचने के लिए। तो आपको दम क्यों लगाना पड़ता है? बिकॉज स्प्रिंग नहीं चाहती है कि आप उसको खींचो। सिमिलरली जब आप एक स्प्रिंग को दबाते हो तब भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके हाथों पे एक प्रेशर फील होता है, एक फोर्स फील होता है। तो वो क्यों फील होता है? बिकॉज स्प्रिंग रेजिस्ट कर रही है कि आप उसको दबाओ। तो अल्टीमेटली स्प्रिंग में से देखा गया कि स्प्रिंग चाहती है कि जो भी इसकी इनिशियल लेंथ एल नॉट है वो उस पर रहे। अगर आपने इसको दबाया या फिर आपने इसको खींचने की कोशिश करी तो क्या होगा? स्प्रिंग रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगी। रेजिस्टिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ? स्प्रिंग आपका जो फोर्स है उसको अपोज करेगी। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाएगी। मतलब कहने का मतलब, लेट्स से अगर एक स्प्रिंग है, ये उसकी इनिशियल लेंथ थी एल नॉट। अभी मैंने क्या किया, एक आदमी को यहाँ पे बुलाया और एक आदमी यहाँ पे फोर्स एफ लगा रहा है। फोर्स एफ इस तरह से लगा रहा है कि स्प्रिंग थोड़ी सी बड़ी हो गई और स्प्रिंग की अभी लेंथ हो गई एल नॉट प्लस लेट्स से सम एक्स। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि स्प्रिंग कुछ तो इस तरह से फोर्स लगेगी, कितना लगाएगी वो नहीं मालूम, पर कुछ तो इस तरह से फोर्सेस लगाएगी सच दैट स्प्रिंग, सच दैट ये जो फोर्स एफ है वो इसको रेजिस्ट कर पाए। तो फोर्स एफ को रेजिस्ट करने के लिए स्प्रिंग यहाँ पे इस डायरेक्शन में कुछ फोर्सेस लगाएगी। ठीक है, तो ये बात हमने ऑब्जर्व की गई। तो अभी स्प्रिंग में फोर्स लगता कितना है? तो ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि अगर अपन एक आदमी को यहाँ पे खड़ा करें और उस आदमी को बोले स्प्रिंग को खींचने के लिए, तो जितना एक्सटेंशन इस स्प्रिंग में आएगा उतना उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। जितना ज्यादा तुम्हें खींचना है उतना ज्यादा तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमने बोला कि F इज इक्वल टू के एक्स होना चाहिए, वेयर के सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम नाम देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट एक वो कांस्टेंट है जो आपको बताता है कि फॉर दैट गिवन स्प्रिंग अगर आपने कोई फोर्स लगाया F, तो उसका एक्स कितना होगा। एक्स क्या हो सकता है? एक्स एक्सटेंशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। अभी जो हमने बात करी ऊपर वो एक्सटेंशन की करी, बट ऐसा देखा गया कि दिस रिजल्ट इज इक्वली वैलिड फॉर कंप्रेशन आल्सो। ठीक है, दिस कांस्टेंट के एफ इक्वल टू के एक्स विद सेम कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि एक्सटेंशन में कोई अलग कांस्टेंट है और कंप्रेशन का अलग है, नहीं। स्प्रिंग में ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि एक्सटेंशन और कंप्रेशन दोनों के लिए यही इक्वेशन वैलिड है और दोनों के लिए जो के होता है दोनों के लिए सेम होता है। ठीक है, तो जब अपन स्प्रिंग को खींच रहे हैं, लेट्स से अपन स्प्रिंग को खींच रहे हैं, तो ये अपने पास स्प्रिंग है, इस पे अपन ने कुछ फोर्स एफ लगाया, इसको खींच रहे हैं। और लेट्स से कि इसकी इनिशियल लेंथ एल नॉट थी और अभी इसकी लेंथ एल नॉट प्लस एक्स है, तो वी कैन से कि स्प्रिंग जो होगी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, रेजिस्टिंग डायरेक्शन में एक के एक्स का फोर्स लगाएगी। स्प्रिंग जो होगी के एक्स का फोर्स लगाएगी। और ऐसा देखा गया कि अभी जो स्प्रिंग है वो यहाँ पे के एक्स का फोर्स लगाएगी। तो स्प्रिंग में जो फोर्सेज होते हैं वो इस तरह के होते हैं। जैसे स्प्रिंग है तो या तो इसमें फोर्सेस ऐसे होंगे दोनों इस तरफ, या जैसे अगर आप स्प्रिंग को दबा रहे हो तो इसमें फोर्सेस भी बाहर की तरफ होंगे। ठीक है, स्प्रिंग ऐसा नहीं करती कि एक तरफ तो अंदर की तरफ फोर्स लगा रही है और दूसरी तरफ बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है, नहीं। स्प्रिंग में दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑब्जर्व किया गया कि स्प्रिंग जो रहती है या तो दोनों तरफ अंदर तरफ फोर्स लगाएगी या फिर स्प्रिंग दोनों एंड्स पे बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो जैसे अगर आप स्प्रिंग को खींच रहे हो, अगर आप स्प्रिंग को खींच रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप स्प्रिंग को खींच रहे हो इसका मतलब स्प्रिंग की लेंथ को आप बड़ा कर रहे हो। तो स्प्रिंग की लेंथ को बड़ा कर रहे हो, आप राइट हैंड साइड पे फोर्स लगा रहे हो, तो स्प्रिंग क्या करेगी? एक रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगी। और क्योंकि ये फोर्स रेजिस्टिंग है इसका डायरेक्शन होगा ऑपोजिट, तो इसका डायरेक्शन हो गया लेफ्ट हैंड साइड में और ये फोर्स हो गया के एक्स। और क्योंकि यहाँ पे के एक्स फोर्स लग रहा है जो कि अंदर की तरफ लग रहा है, तो यहाँ भी के एक्स फोर्स लगेगा जो कि अंदर की तरफ लग रहा है। तो दीज आर द फोर्सेस जो एक स्प्रिंग पे लगेंगे अगर आप उसको खींच रहे हो। तो ये हम कब बात करें? ये हम बात करें एक्सटेंशन में। अभी हम बात करते हैं कंप्रेशन की। तो लेट्स से कि स्प्रिंग है, आप उसको कंप्रेस कर रहे हो। कंप्रेस कैसे करते हैं कि लेट्स से कि स्प्रिंग है, इसकी इनिशियल लेंथ थी कुछ एल नॉट। अभी एक आदमी ने फोर्स इस पे इस तरफ लगाया, तो इस तरफ फोर्स लगाया तो अल्टीमेटली हुआ क्या? स्प्रिंग की लेंथ हो गई एल नॉट माइनस एक्स। स्प्रिंग की फाइनल लेंथ हो गई एल नॉट माइनस एक्स। ओके, तो स्प्रिंग की फाइनल लेंथ एल नॉट माइनस एक्स हो गई, इसका मतलब स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गया एक एक्स का। तो वी कैन से कि जो फोर्स होगा दैट इज के एक्स।
फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अभी अभी अपन ने पढ़ा कि स्प्रिंग जो रहती है वो फोर्सेस कैसे लगाती है, रेजिस्टिंग टू द नेचर ऑफ फोर्सेस दैट आर अप्लाइड ऑन इट। तो चूंकि इसमें फोर्स एफ लग रहा है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे एक लगाएगा ये फोर्स के एक्स, और चूंकि ये भी बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है तो दूसरा एंड भी बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा के एक्स। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसमें अब ये बात भी अपन कह सकते हैं कि कितनी दबेगी। मान लो मैंने कोई फोर्स एफ लगाया तो स्प्रिंग कितना दबेगी, स्प्रिंग तब तक दबेगी जब तक जो स्प्रिंग के अंदर के एक्स फोर्स का जनरेशन हो रहा है वो एफ के इक्वल ना हो जाए, जब तक एफ इक्वल टू के एक्स ना हो जाए। ठीक है, तब तक स्प्रिंग दबेगी। जैसे ही हम एक एक्स क्रिटिकल को रीच कर जाएंगे, एक्स क्रिटिकल क्या है इस केस में, फॉर दैट एफ एक्स क्रिटिकल इज एफ बाय के, एफ बाय के। जैसे आप इस एफ बाय के को रीच कर जाओगे एक्स के, जब आपने स्प्रिंग को इतना दबा दिया या इतना खींच दिया, उसके बाद रुक जाएगी। ओके, उसके बाद अगर आपको स्प्रिंग को और दबाना है या फिर और खींचना है तो आपको फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि एक्स क्रिटिकल जो है वो इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये दोस्तों बात थी स्प्रिंग की। स्प्रिंग में हम एक लास्ट बात और डिस्कस कर सकते हैं। तो स्प्रिंग में एक बात और ये कर सकते हैं कि स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होता है स्प्रिंग के फोर्स, स्प्रिंग फोर्सेस डू नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सुनने में बात छोटी लग रही है बट अभी हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें अपन ये बात यूज करेंगे कि स्प्रिंग फोर्सेस डोंट चेंज सडनली या इंस्टेंटेनियसली। क्या मतलब हुआ उसका, इसका मतलब देखो, जैसे मान लो ये एक मास है एम ए और ये एक मास है एम बी। मैंने कुछ इस तरह का सिस्टम किया कि रोप जो है टाइट थी, अगर ये रोप टाइट थी तो देयर वाज सम टेंशन इन द रोप, सो देयर वाज सम टेंशन इन द रोप। तो अगर इस रोप में टेंशन है और मान लो मैंने काम किया कि जो रोप है उसको टाइट नहीं किया, हल्का सा एमबी को खिसका दिया। लेट्स से एमबी को मैंने हल्का सा खिसका दिया, अगर मैंने एमबी को हल्का सा खिसकाया तो रोप क्या हो जाएगी, रोप लूज हो जाएगी और टेंशन सडनली जीरो हो जाएगा। ओके, सो टेंशन एक ऐसा फोर्स है जो सडनली जीरो हो सकता है। अगर आपने एमबी को थोड़ा सा उधर मूव कर दिया सच दैट जो स्ट्रिंग थी वो टाइट नहीं रही, तो तुम्हारा टेंशन जीरो हो सकता है। और सडनली आपने मान लो एमबी को थोड़ा खींच दिया तो टेंशन कुछ होगा, तो टेंशन कैन चेंज इंस्टेंटेनियसली। बट स्प्रिंग का जो फोर्स है, जो स्प्रिंग का फोर्स है वो इतना आसानी से चेंज नहीं होता। ठीक है ना, बिकॉज स्प्रिंग को अगर आपने हल्का बहुत मूव भी कर दिया तो भी स्प्रिंग के अंदर कुछ एनर्जी रहेगी। ठीक है, स्प्रिंग के अंदर कुछ एनर्जी बाकी रहेगी। तो अपन को एक बात ध्यान में रखनी है कि स्प्रिंग फोर्सेस डोंट चेंज सडनली। ठीक है, स्प्रिंग के फोर्सेस की प्रॉपर्टी होती है दैट दे डोंट चेंज सडनली। ठीक है, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो अभी क्वेश्चन में को क्या गिवन है कि देयर इज सिचुएशन ए, ये सिचुएशन ए है और ये सिचुएशन बी है। अपने को गिवन है कि सिचुएशन ए में ये कोई स्प्रिंग है, यहाँ पे अपन ने एक पुले लगाई और यहाँ पे एक थ्रेड अपन ने बांधा। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, ये जो पॉइंट पी है अपने को इसको वाई नीचे मूव करना है। अपने को गिवन है कि स्प्रिंग का कांस्टेंट के है और अपने को इस पॉइंट पी को वाई नीचे मूव करना है। तो अपने से पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिमिलर इन दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में भी क्या है, इस प्रॉब्लम में भी अपन यहाँ पे एक इस वाले जो पुले का सेंटर है यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पी। अपने को निकालना है कि पी कितना फोर्स अपने को अप्लाई करना पड़ेगा सच दैट यहाँ पे भी अपने को वाई का मोशन नीचे की तरफ मिल जाए। तो ये चीज अपने को निकालनी है। तो जो अपना पहला वाला क्वेश्चन है उसके अंदर अपन देख सकते हैं कि जो पॉइंट पी है, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट पी, तो पॉइंट पी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। पॉइंट पी पे अगर आप देखेंगे तो एक टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्यों लगेगा, बिकॉज टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, टेंशन हमेशा पुल करता है चीजों को, तो टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो एट इक्विलिब्रियम जब आप वाई मूव करा दोगे उस पॉइंट पे, आई कैन से कि एट इक्विलिब्रियम फॉर पॉइंट पी पे क्या होना चाहिए, पॉइंट पी पे होना चाहिए कि टेंशन शुड बी इक्वल टू फोर्स। सेकंड चीज अपन ये कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे एक टेंशन लग रहा है टी, यहाँ पे एक टेंशन लग रहा है टी और यहाँ पे कुछ लग रहा होगा स्प्रिंग का फोर्स। और क्योंकि ये जो पुले है ये मासलेस है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि इसके अलोंग जो फोर्सेस होंगे दे हैव टू बी बैलेंस्ड। सो वी कैन से कि Fs should be equal to T plus T which is equal to 2T. Fs is equal to 2T. लास्ट चीज अपने को गिवन है कि जो पॉइंट P है उसको अपन y नीचे मूव करा रहे हैं। तो अगर पॉइंट P y नीचे मूव कर रहा है तो पुले कितना मूव करेगी नीचे, ये बातें अपन ऑलरेडी कंस्ट्रेंट मोशन में कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और कंस्ट्रेंट मोशन वाला वीडियो देखिए। तो अपन ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पॉइंट P को अपन y से मूव करेंगे तो पुले का जो सेंटर है वो y/2 से नीचे जाएगा। और पुले का सेंटर अगर y/2 से नीचे जाएगा तो वी कैन से कि स्प्रिंग में कितना फोर्स जनरेट होगा, स्प्रिंग में फोर्स जनरेट होगा ky/2। सो इन द प्लेस ऑफ Fs आई कैन डायरेक्टली राइट ky/2 इक्वल टू 2t और t की जगह आई विल पुट नाउ f, सो आई कैन से ky/4 इज इक्वल टू f। सो दिस इज द फोर्स दैट इज नीड टू बी अप्लाइड। और अगर आपने ये फोर्स लगाया देन यू विल सी कि जो p वाला पॉइंट है वो y नीचे आ जाएगा। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अभी अपन बात करते हैं दूसरे वाले प्रॉब्लम की। तो दूसरा वाला प्रॉब्लम जो हमने अभी पढ़ा है उससे आप ट्राई कीजिए, आई एम प्रीटी श्योर कि हो जाना चाहिए अभी। तो दूसरा वाला जो प्रॉब्लम था हमारे पास कुछ इस तरह का था। तो इसके लिए अपन क्या बोलेंगे, इसके लिए भी अपन सेम चीज बोलेंगे कि स्प्रिंग, इसमें क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे आप इसको वाई नीचे खींच रहे हो, आपको इसको वाई नीचे खींचना है
अगर आप इसको y नीचे खींचोगे तो क्या होगा, वी कैन से कि अगर ये y नीचे आएगा तो ये कितना आएंगे y नीचे, तो स्प्रिंग के अंदर यहाँ पे 2y का एक्सटेंशन आएगा, क्योंकि अगर ये y नीचे आएगा सेंटर तो ये वाला पार्ट भी y नीचे होगा, ये वाला पार्ट भी y नीचे होगा। अल्टीमेटली जो स्प्रिंग है उसके अंदर एक एक्सटेंशन आएगा, कितना आएगा 2y का। सो वी कैन से कि फोर्स ऑफ स्प्रिंग क्या है 2ky है। देन अपन ये कह सकते हैं कि स्प्रिंग का जो नीचे वाला फोर्स है, टेंशन तो अब भी है, तो इस पे टेंशन लगेगा किस तरह से, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, तो टेंशन इस पे लगेगा नीचे की तरफ। और यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि स्प्रिंग खींच रही है तो kx का फोर्स लगेगा। सो वी कैन से कि kx शुड बी इक्वल टू टेंशन। ये बात अपन कह सकते हैं कि kx जो होगा टेंशन के बराबर होना चाहिए। तो kx क्या है, बेसिकली kx की जगह अपन डायरेक्टली पुट 2ky। kx बेसिकली स्प्रिंग का फोर्स है, kx से मेरा मतलब है स्प्रिंग का फोर्स, और स्प्रिंग के फोर्स की जगह आई कैन राइट 2ky। एंड लास्टली आई कैन से वन थिंग, so we can say 2ky should be equal to t। एंड लास्टली जो आप फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो और टेंशन में क्या रिलेशन है, सो यू कैन से कि यहाँ पे अगर आप एक p का फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे अगर आप एक f अप्लाई कर रहे हो, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन f एंड t, यू कैन सिंपली से कि बिकॉज ये जो पुले है ये मासलेस है, f should be equal to 2t। so in the place of t we can put f by 2, so you will get finally that 2ky is equal to f by 2 and f is equal to 4ky। so यहाँ पे अपने को फोर्स लगाना पड़ेगा 4ky का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड नाउ यू हैव अ बेटर आइडिया कि स्प्रिंग के सिस्टम किस तरह से वर्क करते हैं। तो एक क्वेश्चन अपन और करते हैं। सो गाइस सेकंड प्रॉब्लम अपने पास ये है कि वी आर गिवन कि इस तरह का कोई सिस्टम है कि ये अपने पास रूफ है, रूफ से अपन एक थ्रेड बांधा, वहां पे अपन ने 2m मास का एक मास लटकाया और उसके नीचे अपन एक स्प्रिंग लगा दी और स्प्रिंग पे यहाँ पे मास m लगा दिया। तो आपने को बोला है कि मान लो ये जो थ्रेड है इसको तुमने काट दिया सडनली, तो अगर तुमने थ्रेड को सडनली काटा, सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक 2m जस्ट आफ्टर द स्प्रिंग इज कट। तो गाइस ऐसे प्रॉब्लम काफी बार आते हैं, तो इन प्रॉब्लम से आपको बस उस वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है कि जो स्प्रिंग होती है उसके फोर्सेस इतना सडनली चेंज नहीं होंगे। सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि मान लो अभी जो थ्रेड है ये भी अटैच्ड है, ये थ्रेड काटा नहीं है, तो अगर ये थ्रेड काटा नहीं है तो फोर्स बैलेंस करके आई कैन फाइंड कि यहाँ पे kx कितना होना चाहिए। तो जो भी स्प्रिंग का kx फोर्स है वो इतना आसानी से चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो वी जस्ट नीड टू यूज दैट प्रॉपर्टी। तो एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ। तो अभी इस प्रॉब्लम को अपन कैसे करेंगे, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, ज्यादा अपने को दिमाग लगाना है ही नहीं। अभी पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि यहाँ पे टेंशन का फोर्स लग रहा था टी, और ये स्प्रिंग देखो यहाँ पे 2m और m है, तो इस m स्प्रिंग को खींच ही रहा होगा, और m के इक्विलिब्रियम के लिए स्प्रिंग खींची हुई भी होनी चाहिए ताकि अंदर की तरफ फोर्स है जो mg को बैलेंस कर दे। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा kx का, यहाँ पे लग रहा होगा mg का। सो वी कैन से कि इनिशियली mg वाज इक्वल टू kx, एक ये था, और 2m के इक्विलिब्रियम की अपन इनिशियली कह सकते हैं कि फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ 2m वी कैन से कि t ऊपर की तरफ लग रहा है और एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 2mg, और अपने पास है kx लग रहा है, तो kx यहाँ पे अंदर की तरफ लग रहा है, तो यहाँ भी एक अंदर की तरफ लगेगा kx यहाँ पे। तो वी कैन से कि t इज इक्वल टू kx प्लस 2mg, और यहाँ पे हो जाएगा kx की जगह mg, तो t इज इक्वल टू 3mg। ये इनिशियली अपने पास हो रहा था। अभी सडनली क्या किया आपने, सडनली आपने बोला टेंशन शुड बी इक्वल टू 0। सडनली अपने किया टेंशन को 0। अभी टेंशन को 0 कर दिया तो अपने को देखना है कि टेंशन को जब मैंने 0 कर दिया, सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस 2m ब्लॉक। तभी 2m ब्लॉक पे क्या होगा, 2m जो ब्लॉक है इस पे एक 2mg का फोर्स तो लगेगा ही नीचे, और जो kx का फोर्स था वो भी लग रहा था, पर जो ऊपर t का फोर्स था ना वो लगना भी 0 हो गया, क्योंकि रोप जो रहेगा, मैंने अभी बताया आपको कि टेंशन जो रहता है, टेंशन वाला फोर्स सडनली चेंज हो जाएगा। आपने रस्सी काटी, रस्सी ढीली हो गई तो टेंशन 0 हो गया, पर स्प्रिंग में ऐसा नहीं होता, स्प्रिंग में फोर्सेस इतनी आसानी से चेंज नहीं होते, ठीक है। तो स्प्रिंग जो होगा सडनली जस्ट आफ्टर कटिंग स्प्रिंग के अंदर फोर्स इतना चेंज नहीं होगा, तो वी कैन अज्यूम कि जो kx फोर्स लग रहा था वो का वही kx फोर्स अब भी लग रहा है, पर जो टेंशन था जो कि आपने रोप को काट दिया वो 0 हो गया। तो लेट अस से कि इसका एक्सेलरेशन कुछ नीचे की तरफ होता, अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा तो आई कैन अज्यूम कि 2ma का ऊपर की तरफ एक सूडो फोर्स है। तो नाउ आई कैन से कि 2ma शुड बी इक्वल टू 2mg प्लस kx, एंड अभी अपन kx की वैल्यू यहाँ से mg डाल सकते हैं, तो वी कैन से कि 2ma इज इक्वल टू 3mg। सो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन जो 2m वाला ब्लॉक है उसका कितना होगा, उसका होगा 3g/2। सो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। तो अभी अभी अपन क्या करते हैं, इसी सिमिलर सिचुएशन का एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जांपल करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड तो क्या है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, सारी चीजें अपन कर लेंगे। सो गाइस अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह का है कि ये अपने पास एक टेबल थी, अब टेबल इसने इतनी स्टाइल से क्यों बनाई है मालूम नहीं है। तो गाइस अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अपने पास एक टेबल है, ये अपने पास एक सपोर्ट है जिसपे ये m2 मास था जो रेस्ट कर रहा है, और उस m2 मास से एक स्प्रिंग अटैच है जो स्प्रिंग के ऊपर m1 भी है। सडनली अपन ने क्या किया, अभी इक्विलिब्रियम पे था सिस्टम, सडनली आपने टेबल को लात मारी और टेबल को हटा दिया। अभी आपने टेबल को हटा दिया तो क्या होगा, देयर विल बी सम एक्सेलरेशन ऑफ m2 और m1 का भी कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो अपने को निकालना है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द वेट्स। तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं।
तो अभी अपन क्या करेंगे, पहले अपन बात करते हैं इनिशियल इक्विलिब्रियम की। तो इनिशियली क्या था, इनिशियली ये भी इक्विलिब्रियम पे था, ये भी इक्विलिब्रियम पे था, ठीक है। तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ m1, इक्विलिब्रियम ऑफ m1 क्या होना चाहिए, देखिए ये बात तो समझ में आ रही है कि स्प्रिंग दब रही होगी, बिकॉज m1 है ना इसके ऊपर, तो m1 ने क्या किया होगा, स्प्रिंग को दबाया होगा। और m1 का अगर आप एफवीडी बनाने का सोचें तो भी आप देखोगे कि m1g का फोर्स नीचे लग रहा है। तो अगर इसका इक्विलिब्रियम है तो देयर शुड बी सम फोर्स अपवर्ड्स जो इस m1g को बैलेंस करे। तो उस फोर्स को अपन ले लेते हैं kx। ओके, तो स्प्रिंग दब रही है और kx का फोर्स लगा रही है। तो वी कैन से कि फॉर m1 इनिशियली क्या था, m1g था kx के बराबर। तो इससे अपने को मालूम पड़ गया kx फोर्स कितना था। m2 के लिए भी अपन ये बात कर सकते हैं कि m2 के लिए इनिशियली क्या था। तो m2 के लिए इनिशियली ये था कि एक कोई नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, ये जो टेबल है उस पे, और kx इस पे लग रहा है, किस तरफ, इस पे लग रहा है बाहर की तरफ, तो इस पे भी लगेगा kx बाहर की तरफ, और इस पे लग रहा था m2g। ये सारे इस पे फोर्सेस लग रहे थे, सच दैट ये बैलेंस था। अभी क्या होगा, सडनली जैसे आप टेबल हटा दोगे, तो पहले क्या हुआ था, टेंशन अचानक से जीरो हो गया, जैसे आपने टेबल हटा दी अचानक से नॉर्मल जीरो हो जाएगा। और क्योंकि अचानक से नॉर्मल जीरो हो जाएगा, इस m2 का कुछ एक्सेलेरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन m2 की बात करें, जैसे आपने टेबल को हटा दिया, टेबल को हटा दिया तो क्या हुआ, नॉर्मल जीरो हो गया। नॉर्मल जीरो हो गया तो वी कैन से कि इसका मान लो कुछ एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ ए हो गया। तो अगर इसका एक्सेलेरेशन में नीचे की तरफ ए मानूं तो आई कैन से कि देयर इज अ सूडो फोर्स ऑफ m2a अपवर्ड्स, नॉर्मल तो जीरो हो ही चुका है। तो वी कैन से कि m2a शुड बी इक्वल टू m2g प्लस kx, और kx अपन ने निकाला हुआ है m1g। सो वी कैन से कि m2a शुड बी इक्वल टू m2g plus m1g। Ultimately we'll get कि acceleration of m2 just after the table is removed is m1 plus m2 upon m2 into g। ओके, अभी बात करते हैं अपन m1 वाले ब्लॉक की। तो m1 वाले ब्लॉक पे आप देख सकते हैं कि m1 वाले ब्लॉक पे कोई फोर्स चेंज ही नहीं हुआ, m1g वेट तो अब भी लग रहा है, और kx अपन अज्यूम करते हैं कि स्प्रिंग का फोर्स सडनली चेंज नहीं होता है। तो क्योंकि इसके दोनों फोर्सेस चेंज नहीं हुए हैं, तो जस्ट आफ्टर जब आपने टेबल को किक किया तो दोनों फोर्सेस के चेंज नहीं हुए, तो इसका एक्सेलेरेशन जीरो होगा, ठीक है, बिकॉज फोर्सेस बैलेंस है ना, फोर्सेस बैलेंस है। इवन इफ अगर मैं मान लूं कि चलो m1 ए हो रहा है कुछ पीछे की तरफ, मैंने बोला चलो नीचे जा रहा है सिस्टम, m1 ए मैंने मान लिया पीछे की तरफ कुछ फोर्स लग रहा है, तो जब आप इसका फोर्स बैलेंस करोगे ना कि kx प्लस m1 ए इक्वल टू m1g, यू विल सी कि m1g और kx तो बराबर है, तो यू विल गेट m1 ए इक्वल टू जीरो, तो एक्सेलेरेशन इसका जीरो है, ठीक है। सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। तो इस पे अपन एक प्रॉब्लम और करते हैं। तो गाइस अपने पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें कुछ इस तरह की सिचुएशन है, अपने पास चार मासेस है m1 m2 m3 m4, और इनिशियली सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, और यहाँ पे एक थ्रेड था जो कनेक्टेड था, तो सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में था। अभी अपन ने क्या किया, सडनली इस रोप को काट दिया। जो सडनली जब अपने इस रोप को काटा, अपने को निकालना है कि जस्ट आफ्टर द रोप इज कट व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द फोर ब्लॉक्स a1 a2 a3 एंड a4, ठीक है। तो आई होप अब ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। तो अभी इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपन बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, कि kx1 यहाँ पे कितना था, यहाँ पे kx2 कितना था, है ना, यहाँ का k तो सेम ही है दोनों का, तो यहाँ पे फोर्स दे देता है kx1 का लग रहा है, यहाँ पे kx2 का लग रहा है। तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ m2, अगर क्योंकि अपने को मालूम है ना यहाँ पे m2g नीचे लग रहा है, तो वी कैन से कि kx का फोर्स ऊपर की तरफ ही लग रहा होगा, तभी तो m2 इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो वी कैन से फॉर m2 एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था m2g, एक ऊपर की तरफ लग रहा था, लेट्स से दिस इज kx1, तो दिस इज kx1। सो m2 के लिए इक्वेशन आ जाएगी इनिशियली कि kx1 इज इक्वल टू m2g। फिर अपन बात करते हैं m1 की। तो m1 के लिए वी कैन से कि एक तो नीचे की तरफ लग रहा था m1g, एक ऊपर वाली जो रोप है ये, इसके कारण कुछ टेंशन T1 लग रहा होगा, तो ऊपर की तरफ इस पे लग रहा है टेंशन T1, टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। फिर अपन स्प्रिंग वाले फोर्स की बात करते हैं, तो स्प्रिंग यहाँ पे लग रहा है अंदर की तरफ, तो यहाँ भी लगेगा अंदर की तरफ, तो स्प्रिंग इस पे स्प्रिंग वाला फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, विच इज kx1। तो वी कैन से कि इनिशियली यहाँ पे क्या था, T1 शुड बी इक्वल, T1 वाज इक्वल टू m1g प्लस kx1, और kx1 की जगह डाल दो m2g। सो दिस वाज द टेंशन। फिर अपन बात करते हैं m3 की। तो m3 के लिए क्या था, m3 के लिए ये था कि अभी आप देखिए ये वाली स्प्रिंग क्या होगी, ये वाली स्प्रिंग खींचेगी, है ना, बिकॉज M3 और ये सारा सिस्टम है ना, तो ये वाला जो स्प्रिंग होगा ये खींचेगा। ये क्यों खींचेगा, आई थिंक आई होप आपको फील आ रहा होगा। तो ये वाला सिस्टम इसलिए खींचेगा बिकॉज ये वाला सिस्टम नीचे की तरफ M3 को पुश कर रहा है, मतलब M3 ऊपर जाना चाह रहा है, तो KX उसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अभी M3 के लिए वी कैन से कि यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा होगा कुछ KX2, ऊपर की तरफ कुछ लग रहा होगा टेंशन T, और नीचे की तरफ लग रहा होगा M3G। तो वी कैन से फ्रॉम हियर दिस इज T1 ओनली, टेंशन T1 ले लिया यहाँ पे। सो वी कैन से कि T1 प्लस सॉरी T1 शुड बी इक्वल टू KX2 प्लस M3G, ये अपन कह सकते हैं। अभी अपन जब ये कहेंगे तो वी कैन से कि T1 तो क्या था, T1 था M1 प्लस M2G। सो वी कैन राइट कि M1 प्लस M2 इंटू G माइनस M3G शुड बी इक्वल टू KX2। ये अपने पास आ गया KX2 वाली स्प्रिंग में फोर्स। और लास्टली वी कैन आल्सो ड्रॉ एफवीडी फॉर M4।
तो M4 के लिए अपन क्या कह सकते हैं कि M4 ऐसा कुछ था, नीचे की तरफ लग रहा था इसमें M4G, और ये वाली स्ट्रिंग होगी, इसके कारण भी कोई टेंशन होगा। लेट्स सी T2 था, तो T2 नीचे की तरफ ही लगेगा, और स्प्रिंग जो थी खिंची थी, स्प्रिंग खिंची थी, तो स्प्रिंग खिंची थी, तो स्प्रिंग ने इस पे अंदर की तरफ फोर्स लगाया, तो इस पे भी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर की तरफ एक फोर्स विच इज kx2। ओके, तो इससे अपन T2 में निकाल सकते हैं। अभी क्या हुआ, सडनली पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, अभी T2 अपन ने सडनली कर दिया जीरो। T2 आपने सडनली कर दिया जीरो, तो क्योंकि T2 हो गया सडनली जीरो, तो क्या होगा, T2 अगर सडनली जीरो हो गया तो M4 का कुछ एक्सेलेरेशन स्टार्ट होगा। देखो डायरेक्टली अपन एफबीडी से देख सकते हैं कि M1 M2 M3 इनमें कुछ चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, वो अपन सोच सकते हैं। तो अपने को ये मालूम है कि अगर ये T2 जीरो हो गया तो क्या हुआ, इससे इससे कुछ M4 का एक्सेलेरेशन आ गया। पर क्या M1 M2 या M3 के किसी भी कोई फोर्स में फर्क पड़ा? मासेस तो सेम ही रहेंगे इनके, तो M1G M2G M3G बराबर है। अपन ने बात करी कि स्प्रिंग के फोर्सेस इतनी आसानी से चेंज नहीं होते हैं, तो ये भी kx1 ही रहेगा, ये वाला फोर्स भी kx1 ही रहेगा, ये kx2 है, kx2 रहेगा। और टेंशन जो रहेगा ये T1 है, जो T1 इस वाली रोप की बात अपन कर रहे हैं, तो इस वाली रोप का टेंशन भी सडनली चेंज नहीं होगा ना, बिकॉज उस रोप के साथ तो आपने कुछ किया ही नहीं है, आपने काटा तो इस रोप को है। तो वी कैन डायरेक्टली से कि इन तीनों के कोई फोर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वी कैन से कि A1 इज इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू जीरो। कोई फर्क नहीं पड़ा है, फर्क पड़ा है तो M4 को पड़ा है, इसका एक फोर्स T2 जो था जो जीरो हो गया है, तो वी कैन से कि एक्सेलेरेशन होगा कुछ M4 का, एंड वी कैन आल्सो फाइंड दैट एक्सेलेरेशन। तो डायरेक्टली आप इसका एफबीडी बना के एक्सेलेरेशन निकाल लीजिए। तो चलिए मैं ऊपर निकाल देता हूँ कि M4 का एक्सेलेरेशन कितना होगा। तो M4 के लिए, या चलिए ठीक है इसको नीचे कर लेते हैं, तो M4 के लिए एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो इसका एक्सेलेरेशन आप मान लेते हैं किसी भी डायरेक्शन में, लेट्स से एक्सेलेरेशन मैंने माना नीचे हो रहा है, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा दिया ma, तो वी कैन से M4a, तो वी कैन से कि M4g शुड बी इक्वल टू M4a प्लस kx2, और kx2 की जो आपने यहाँ पे वैल्यू निकाली हुआ यहाँ पे आप डाल दें, तो उससे यू विल गेट व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ M4, एंड यू कैन सी द साइन, यू कैन सी द साइन कि ए का क्या साइन आ रहा है, और उसके ए की जो भी वैल्यू है उसका क्या साइन आ रहा है। अगर साइन पॉजिटिव आ रहा है देन यू कैन से कि हाँ, अगर साइन पॉजिटिव आ रहा है तो जो आपने डायरेक्शन अज्यूम करी वो सही थी, और साइन अगर नेगेटिव आ रहा है तो नहीं, जो आपने डायरेक्शन अज्यूम करी उसके ऑपोजिट अपना एक्सेलेरेशन था। इसमें देखिए एक बात का आपको और गौर करना पड़ेगा कि इनिशियली जो सिस्टम था वो इक्विलिब्रियम पे था, तो इनिशियली अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था तो आई कैन से दिस थिंग कि M1 प्लस M2 का जो मास है वो M3 प्लस M4 से बड़ा होगा। ये चीज सोच के देखिए, अगर ये मास कम होगा तो क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग रहेगी ना, इस पर कोई टेंशन रहेगा ही नहीं इनिशियली, क्योंकि अपने को गिवन है कि इस वाली स्ट्रिंग में कुछ इनिशियली टेंशन था। इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन कब होगा, जब ये स्ट्रिंग टाइट होगी। ये स्ट्रिंग टाइट कब होगी, ये स्ट्रिंग टाइट तब होगी जब ये वाला मास ज्यादा होंगे, M1 और M2 का मास ज्यादा होगा, तो ये इसको खींचेगा नीचे की तरफ। ये जो M3 वाला मास है इसको ऊपर की, उसको M3 और M4 का जो सिस्टम है इसको नीचे की तरफ खींचेगा। अगर M1 प्लस M2 कम हो गया वेट में M3 और M4 से, तो क्या होगा, ये तो M3 और M4 वाला मास जो होगा वो M1 और M2 को ऊपर खींच देगा, तो यहाँ पर टेंशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बिकॉज यहाँ पे इनिशियली को टेंशन था, वी कैन से कि M1 प्लस M2 शुड बी ग्रेटर देन M3 प्लस M4। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन देखें ना, तो ये बात आपकी काम आएगी। आई वुड लीव द क्वेश्चन हियर ओनली, तो आई होप आप कर लेंगे। तो अभी अपन एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो वी आर गिवन अ सिस्टम लाइक दिस, और अपने से पूछा है कि इनिशियली सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, सो वी नीड टू फाइंड कि अगर अपन ये वाली स्प्रिंग काट दें तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए बी एंड सी कितना होगा। तो दिस इज पार्ट ए। पार्ट टू बी में उसने बोला है कि मान लो ये वाला थ्रेड अपन काट दें तो एक्सेलेरेशन कितने होंगे, और पार्ट सी में अपने से पूछा कि ये वाली स्प्रिंग अगर काट दें तो एक्सेलेरेशन कितने होंगे। तो पहले अपन बात करते हैं कि अगर आपने ये वाली स्प्रिंग काट दी तो एक्सेलेरेशन कितने होंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि एक बार ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए। तो इनिशियली वी कैन से कि इनिशियली तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था, तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था तो वी कैन से कि kx3, यहाँ पे x3 ले लेते हैं, कुछ यहाँ पे x1 ले लेते हैं। सो वी कैन से इनिशियली kx3 था m3g के बराबर, लेट्स से c का मास m3 है, और फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ b वी कैन से कि, सो देखिए इसमें एक बात आप ध्यान से देखिए कि a और b का भी वी कैन अज्यूम टू बी अ कंबाइंड सिस्टम। ए और बी का अपन साथ में देख सकते हैं, क्यों देख सकते हैं, बिकॉज ए और बी के बीच में केवल एक थ्रेड है, ए और बी के बीच में केवल एक थ्रेड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो थ्रेड के अंदर क्या होगा, थ्रेड के अंदर टेंशन वाले फोर्स होंगे, और टेंशन इज अ इंटरनल फोर्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली ए और बी को मैं एक कॉमन सिस्टम कंसीडर कर सकता हूँ, बिकॉज जो भी होगा ए और बी के साथ साथ में होगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय अ रोप ना। तो ए और बी के साथ जो भी होगा एक्सेलरेशन, अगर ए और बी का कुछ होगा तो दोनों का साथ में होगा। तो आई कैन अज्यूम ए एंड बी टू बी अ कंबाइंड सिस्टम ऑफ ए प्लस बी। ओके, क्यों कर सकता हूँ, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय थ्रेड, और जो भी इनका एक्सेलरेशन होगा दे हैज टू बी सेम, सो आई कैन कंसीडर ए और बी को कंबाइंड सिस्टम। तो अगर मैं ए प्लस बी का एफबीडी बनाऊं, तो ए प्लस बी का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो आई कैन से कि एक तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है आपका kx3। ये नीचे की तरफ क्यों लग रहा है kx3, बिकॉज वी कैन से कि जो ये वाली स्प्रिंग होगी स्ट्रेच हुई होगी, स्प्रिंग स्ट्रेच हुई होगी, तो यहाँ पे kx3 ऊपर की तरफ लग रहा था,
और यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा। तो नीचे की तरफ एक लग रहा था kx3, और एक फोर्स अपना क्या लग रहा था, एक फोर्स लग रहा था जो इनके मासेस है ए और बी का, तो विच इज अच्छा आई थिंक क्वेश्चन में गिवन है कि द मासेस ऑफ ऑल द 3 ब्लॉक्स आर इक्वल। सो लेट अस से कि मास को एम ले लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक लगा देते हैं 2 mg का वेट। तो यहाँ पे एक वेट लगा दिया अपन ने 2 mg का। फिर अपन एक बात और कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ ए पे भी एक फोर्स लग रहा था kx1 का, तो वो अपन लगा देते हैं kx1। सो ये इसका एफबीडी हो गया। तो वी कैन से कि kx1 इज इक्वल टू kx3 प्लस 2 mg, और kx3 की जगह mg डाल दोगे तो kx1 शुड बी इक्वल टू 3 mg। ये सब इनिशियली था। अभी अपन ने क्या किया, अभी अपन ने ये वाला स्प्रिंग को काट दिया। अभी आपने जब ये वाला स्प्रिंग को काटा तो आपको निकालना है कि ए बी सी के एक्सेलरेशंस क्या होगा। तो पहले अपन बात करते हैं सी की। अब सी का अगर एफबीडी बना के देखें तो क्या हो रहा है सी में, एक नीचे की तरफ लग रहा है mg, एक ऊपर की तरफ था kx3। तो स्प्रिंग का फोर्स अपने का मालूम है इतना आसानी से चेंज होता नहीं है, और mg जो है वो भी कांस्टेंट है, mg भी पहले जैसा ही है। तो अल्टीमेटली सी के कोई भी फोर्स में कोई फर्क नहीं आया, तो सी अभी इक्विलिब्रियम में रहेगा और एक्सेलरेशन ऑफ सी शुड बी 0। ए और बी की अगर अपन बात करें तो अपने को मालूम है कि kx3 में तो फर्क आएगा नहीं, बिकॉज ये वाली स्प्रिंग के साथ आपने कुछ किया ही नहीं है, और स्प्रिंग के फोर्स इतनी आसानी से चेंज होते नहीं है, मास इनका सेम है। पर kx1 अभी हो जाएगा 0। kx1 0 क्यों हो जाएगा, बिकॉज स्प्रिंग को आपने काट ही दिया ना, स्प्रिंग को आपने काट ही दिया यहाँ से, तो स्प्रिंग का फोर्स तो 0 हो जाएगा, बिकॉज स्प्रिंग को आपने काट दिया। तो स्प्रिंग को आपने क्योंकि काट दिया तो ये kx1 0 हो जाएगा। एंड वी कैन से कि लेट्स से इसका एक्सेलरेशन कुछ नीचे की तरफ a हो रहा है, तो लेट अस अप्लाई सूडो फोर्स ऑफ 2ma। सो वी कैन से कि 2ma शुड बी इक्वल टू kx3 प्लस 2 mg, बिकॉज kx1 तो 0 हो चुका है। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन कि kx3 कितना था, kx3 तो mg के बराबर था, तो वी कैन से कि एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 3g/2, जो अपना एक्सेलरेशन हो जाएगा ए और बी का कंबाइन। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ। तो सिमिलरली मैं कर नहीं रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, बस सिमिलरली आई थिंक आप उस केस का भी आंसर निकाल सकते हैं कि मान लो अपन ने ए और बी के बीच में काटा तो क्या होगा, और बी और सी के बीच में काटा तो क्या होगा। मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर अपन ने ए और सी के बीच में काटा, अगर अपन ने अपन ने ए और बी के बीच में काटा, तो ए और बी के बीच में अगर अपन ने काटा तो ये आ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी, आंसर शुड बी एक्सेलरेशन ऑफ ए 2g अपवर्ड्स, एंड for b also, for b ये आ रहा है acceleration of b should be 2g downwards and acceleration of c should be equal to 0, acceleration of c should be equal to 0, ये अपने पास आ रहा है। तो वो तो अपन वैसे भी देख सकते हैं, वो तो अपन c का एक्सेलरेशन 0 होगा यहाँ पे काटने पे, वो तो अपन वैसे भी सोच सकते हैं, बिकॉज c का कोई फोर्स चेंज हुआ ही नहीं है, kx3 तब भी वैसे रहेगा, mg वैसे वही रहेगा। ए और बी में फर्क आना चाहिए बिकॉज इसका t जो हो गया वो 0 हो गया। तो ये आंसर आपके पास आने चाहिए जब आपने ए और बी के बीच में काटा। और अगर आपने बी और सी वाली स्प्रिंग को काटा तो आपके पास फाइनल आंसर आने चाहिए कि एक्सेलरेशन ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी शुड बी इक्वल टू g/2 अपवर्ड्स, एंड एक्सेलरेशन ऑफ सी अपने पास आएगा g। ओके, सो ये भी अपन ओरली देख सकते हैं, आप पूरा सॉल्व कीजिएगा, पर सी के लिए अपन देख सकते हैं कि सी के लिए क्या हो गया, आपने इसी स्प्रिंग को काट दिया तो केवल mg वाला फोर्स रहा। तो सी बेसिकली क्या हो रहा है, अपने वेट के बलबूते पे नीचे जा रहा है, तो डायरेक्टली m3g इक्वल टू mg इक्वल टू m आप करेंगे तो यू विल गेट एक्सेलरेशन इक्वल टू g। तो सी का एक्सेलरेशन g होगा, दैट यू कैन सी, और ए और बी का एक्सेलरेशन भी सेम आना चाहिए था, दैट आल्सो यू कैन सी, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय थ्रेड। यहाँ पे अलग क्यों आया ए और बी का एक्सेलरेशन, बिकॉज ये अलग है, क्योंकि 2g ऊपर की तरफ 2g नीचे की तरफ है बी का। यहाँ पे अलग क्यों आएगा, बिकॉज यू कैन इमेजिन ना कि दोनों का अभी साथ में कंबाइंड सिस्टम अपन ले नहीं सकते, बिकॉज जो थ्रेड थे इनके बीच में वही आपने काट दिया, तो अभी दोनों अलग अलग मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन सॉल्व दीज। और अगर आपको फिर भी इसमें डाउट्स आ रहा है, आई होप अभी ये सब हो जाना चाहिए। ठीक है, आई डोंट वांट टू स्पून वीडियो, इसलिए मैं इसका पूरा सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, बट अगर आपको फिर भी इसमें डाउट आ रहा है प्लीज आस्क इन कमेंट्स, अपन इस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए अपन इतना ही करते हैं, और अपना इसी के साथ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का जो पार्ट 1 है वो खत्म हो चुका है। अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ्रिक्शन की, एंड आई एम प्लानिंग की फ्रिक्शन पे अपन एक पूरा 1 शॉट वीडियो बनाएंगे जिसमें अपन फ्रिक्शन की सारी बातें करेंगे, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स की अपन बातें करेंगे, अपन फिर 3 ब्लॉक प्रॉब्लम्स की बातें करेंगे, फिर अपन बात करेंगे जो सर्कुलर मोशन में फोर्सेस लगते हैं उनकी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, और फिर सर्कुलर मोशन और फ्रिक्शन वाली चीजों को कंबाइन करके अपन कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, आई होप आपको सब समझ में आया होगा।